हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास ऑफ फिज़िक्स। मैं हूं वैभव अग्रवाल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट। बच्चे लोग, आप शायद अभी अभी कुछ दिन पहले क्लास 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दे के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक सोच है कि अभी हम एक बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दे के आ रहे हैं, तो हमें कुछ रिलैक्सेशन करना चाहिए और इतनी मेहनत तो अभी करी है, तो चलो अब थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। बच्चे, बिल्कुल सही, आप सभी लोग क्लास 10th का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा आपने काम किया है, बहुत मेहनत भी करी होगी। बट बच्चे, क्लास 11th उससे भी बड़ा काम है। क्लास 11th का सिलेबस क्लास 10th के सिलेबस से कई गुना ज़्यादा है, तो बच्चे अभी रुकना नहीं है, मेहनत 10th से और ज़्यादा करनी है आपको, अगर अपनी लाइफ में आपको कुछ करके दिखाना है। फ़िलहाल चलिए, बातें होती रहेंगी, हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं एक ब्रीफ दे दूं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बच्चे, 11th क्लास में लगभग 10 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है फिज़िकल वर्ड, दूसरे चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्ड चैप्टर का नाम है लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस और फिफ्थ चैप्टर में एरर एनालिसिस। ये पांचों पार्ट्स में से बच्चे जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, ये एक बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में ये बताया गया है थ्योरेटिकली कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स का यूज़ क्या है, फ़िज़िक्स का क्या रिलेशन है मैथ्स के साथ, फ़िज़िक्स का क्या रिलेशन है बायो के साथ, केमिस्ट्री के साथ एंड अदर साइंसेस के साथ। कुछ यहाँ पे फ़िज़िक्स के बेसिक लॉस बताए गए हैं, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक वो बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर पहला ही लेक्चर में ऐसी थ्योरेटिकल बोरिंग चीज़ से करूँगा। इसलिए अभी हम लोग अपने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में कभी ना कभी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भी डिटेलिंग करूँगा। फिलहाल बच्चे, जो आपका सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2, इसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है प्यारे, चलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या पढ़ना है, उसमें पहले सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली टर्म, कुछ जनरल टर्म्स हैं वो समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात आई आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। क्या? फिज़िकल क्वांटिटीज़। बच्चे, बहुत ही छोटा सा टर्म है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, एरिया, ये सब ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एनी सच क्वांटिटी विच can be measured directly or indirectly is called a physical quantity. मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, इसको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी है। लेकिन बच्चे, फिज़िकल क्वांटिटी खुद दो तरह की होती हैं। एक बात बेटा मैं और बता दूं, ये जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, ये आपकी 11th की फ़िज़िक्स के बहुत ही बेसिक से चैप्टर्स हैं। इसमें कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। तो अभी जो चैप्टर चल रहा है, एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट आएगा आपको, आगे के चैप्टर्स में फ़ायदा भी मिलेगा। फ़िलहाल मैंने कहा जो क्वांटिटीज़ होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेटा, वो खुद दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। बच्चे, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? एनी सच क्वांटिटी which cannot be derived from other quantities nor they can be resolved into other quantities are called fundamental quantities। कहने का मतलब ये कि 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि अगर हम मास की बात करें, तो मास, लेंथ
और टाइम, ये तीनों मास, लेंथ और टाइम एक तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरे चीज़ से डिराइव नहीं हुई हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके डिराइव नहीं हुई हैं, तो इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अभी बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आई है, लेकिन एक बार ये समझ लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? एनी सच क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम fundamental quantities which can be derived by multiplying or dividing fundamental quantities are called derived quantities. For example, अगर मैं बात करूं एरिया की, तो बेटा एरिया कैसे निकाला जाता है? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा आप ये देखिए, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये किन्हीं क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके निकाली गई हैं। जैसे आप देखिए लेंथ और टाइम एक बेसिक, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं निकाली जाती है, डायरेक्ट मेज़र करी जाती है, मास डायरेक्ट मेज़र किया जाता है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड होके नहीं आई हैं। लेकिन एरिया, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं जो किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकालते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या? स्पीड अपॉन टाइम। चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे ही फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करके आई हैं, तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गई। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मैंने यहाँ पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी हैं, और भी होती हैं जिनका खुलासा इस लेक्चर के थोड़ा आगे हम करेंगे। फिलहाल जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इनकी जो यूनिट्स होंगी, जैसे मास की यूनिट होती है केजी, लेंथ की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। जैसे ये अगर हम कहें एरिया में फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और ब्रेथ की भी होती है मीटर, तो ये क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। ये हो गई डिराइव्ड यूनिट। ऐसे ही स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो ये बन गई मीटर पर सेकंड। ऐसे ही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो ये क्या बन गई ऊपर जाके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही एक और निकाल लेते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ये लिखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब क्या हो गई? ये हो गई आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। ये हो गई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके से हो गई बात, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ होती है? क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट, जो चैप्टर का नाम है। प्यारे बच्चे, जैसे अगर मैं डिस्टेंस की या फिर लेंथ की बात करूं, तो बताइए डिस्टेंस की यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होती है? बिल्कुल मीटर होती है, सेंटीमीटर भी होती है, फुट भी होती है। तो ये अलग अलग यूनिट्स है ना। ऐसी मास की अगर हम कहें, मास की केजी भी होती है, ग्राम भी होती है, पाउंड भी होती है, तो ये अलग अलग यूनिट्स है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड भी होती है और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी बता सकते हैं। तो यूनिट्स जब किसी क्वांटिटी की बताई जाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स अगर हम बताई जाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स बताई जाती हैं, तो उसके अलग अलग सिस्टम होते हैं। मेनली 4 सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। सिस्टम का क्या मतलब है वो बहुत जल्दी आप समझने वाले हैं। टोटल यूनिट्स के हम यहाँ पे 4 सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं 3 बता रहा हूँ। एक है आपका MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम और तीसरा क्या? FPS सिस्टम। जैसे अगर हम बात करें कि एक MKS सिस्टम क्या होता है, तो बेटा ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ, मास और टाइम की यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर में हो, मास की यूनिट केजी में हो और टाइम की यूनिट सेकंड में हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं MKS
एस यूनिट या MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसी लेंथ अगर सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो और टाइम सेकंड में हो तो इस सिस्टम को कहते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसे ही अगर लेंथ फुट में हो, मास पाउंड में हो और टाइम सेकंड में हो तो इसे हम कहते हैं क्या, FPS सिस्टम। बच्चे FPS सिस्टम जनरली अब आज के ज़माने में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, मेनली MKS और CGS सिस्टम ही यूज़ होते हैं, इसलिए जनरली आपने इनके नाम तो सुने होंगे लोअर क्लासेस में, 9th क्लास में, 10th क्लास में ये नहीं सुना होगा, लेकिन क्योंकि लेंथ की यूनिट फुट, मास की पाउंड होती है तो एक और सिस्टम है, आप याद कर लीजिए, FPS सिस्टम। जैसे बच्चे अगर मैं स्पीड की यूनिट बोलूँ, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट अगर आप मीटर रखते हैं और टाइम की सेकंड रखते हैं तो ये बनती है मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाती है आपकी कौन सी सिस्टम की यूनिट, MKS या CGS? ऑब्वियसली मीटर में और सेकंड में रखा है तो ये हो गई आपकी MKS यूनिट। ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड में रख दें तो सेंटीमीटर पर सेकंड बन गई, तो ये आपकी कौन सी यूनिट हो गई, CGS यूनिट हो गई। तो ये आपने इस तरीके से ऐसे पढ़ा होगा, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। फिलहाल फिर एक होता है बेटा SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम क्या होता है, SI बहुत बार आपने सुना होगा, SI यूनिट बताइए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी बताइए, SI यूनिट ऑफ वर्क बताइए, SI यूनिट ऑफ ये फलाना ढिमकाना। SI क्या होता है, SI यूनिट की फुल फॉर्म मालूम है आपको? SI यूनिट की फुल फॉर्म होती है, जनरली बच्चे सोचते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, अरे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, SI लिखा है, S यूनिट लिखा है। SI की फुल फॉर्म होती है बेटा सिस्टमे इंटरनेशनल, क्या, सिस्टमे इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होता है, यूनिट्स के सिस्टम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम का क्या मतलब है बेटा, जैसे मान लें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 5 किलो आलू कितने होते हैं, तो शायद आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5 किलो कितने होते होंगे, इतने आलू 5 किलो होते होंगे। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि 5 पाउंड कितने होते हैं, तो शायद आप इमेजिन ना कर पाएँ 5 पाउंड कितने होते हैं, क्योंकि बचपन से आपके चारों तरफ कौन सी यूनिट यूज़ हुई है, किलो किलो किलो। तो क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ जो हैं अगर मास की बात करें तो किलो यूज़ करती हैं। कुछ कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश वाले लोग जो मास की यूनिट है वो केजी की बजाय पाउंड यूज़ करते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ ने अपना अपना अलग अलग सिस्टम बना रखा है, लेकिन ये कहा गया कि भाई अगर हम इन सारी यूनिट्स में से एक ऐसी यूनिट चुनिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड माना जाए। ऐसा ना हो कि कोई जना किसी यूनिट में बोले, कोई जना सेम क्वांटिटी को किसी और यूनिट में बोले, इसलिए बोले एक स्टैंडर्ड बनाइए, इन सब में से एक ऐसा सिस्टम चूज़ करिए जिसे पूरा इंटरनेशनली यूज़ करा जाएगा, पूरा वर्ल्ड यूज़ करेगा। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं क्या, SI सिस्टम है, इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन तीनों में से ये जो MKS वाला है, इसकी जो लेंथ मास टाइम की यूनिट्स हैं इसे SI यूनिट कहते हैं। लेकिन SI यूनिट में सिर्फ यही 3 बेसिक यूनिट नहीं होती हैं। मैंने आपसे कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं, उसमें से 3 ये हैं, 4 और मैं बता रहा हूँ। इनको मिला के ये जो सिस्टम बनता है 7 यूनिट्स का, उसे हम SI यूनिट्स कहते हैं, जिसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। उसका डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। तो बेटा देखिए, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअली दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 2 quantities that are basic physical quantities, 2 types of quantities, basic physical quantities and supplementary quantities। क्या होती हैं वो समझाने जा रहा हूँ, लेकिन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़
2 होती हैं। बच्चे ये बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो एक तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जिसे किसी दूसरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ना निकाल के ये अपने आप में होती हैं। जैसे अगर हम बात करें लेंथ मास टाइम की, तो ये हम पढ़ चुके थे। इसकी यूनिट क्या होती है और इसकी एब्रीविएशन क्या होती है, जानिए बच्चे। लेंथ की यूनिट होती है क्या, एसआई की हम बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर, ठीक है। और ऐसे ही मास की क्या यूनिट होती है बेटा, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम। टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर की केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। बच्चे ये सब क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, कुछ तो आप पढ़ चुके हैं और कुछ मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है। फ़िलहाल जैसे ये देखिए, लेंथ मास टाइम आपको पता है क्या होता है, टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, उसकी यूनिट एम्पियर होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है बेटा, जैसे कि हम बात करें किसी लाइट की, कोई एक बल्ब है, रॉड है, बल्ब में से लाइट निकल रही है, ऊपर से लाइट आ रही है प्यारे, तो लाइट कितनी आ रही है, क्या उसकी वैल्यू आप मास, लेंथ या टाइम में बताएंगे, क्या बताएंगे उससे कितनी लाइट निकल रही है। बोले सर 2 किलो लाइट निकल रही है, 2 लीटर लाइट निकल रही है। बोले सर कितनी लाइट निकल रही है, सर 5 मीटर लाइट निकल रही है। नहीं, ये ऐसी क्वांटिटी है जो मास, लेंथ, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ये अपने आप में एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट कैंडेला रखी गई है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, कहीं पे भी कोई ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब जिससे लाइट निकल रही है, तो कितनी लाइट एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CD लिख सकते हैं। यानी किसी की अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला है, इसका मतलब उससे 1 जूल की लाइट निकल रही है। फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी की ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला है, यानी उस लाइट सोर्स का अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लें, तो उसके 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से 1 सेकंड में 1 जूल की लाइट निकलेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कैंडेला क्या चीज़ होती है। बात आई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या चीज़ होती है। तो बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी हमने सब्सटेंस लिया, उसका कितना सब्सटेंस लिया, 1 मोल लिया, 2 मोल लिया, 10 मोल लिया, 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, उसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, जिसकी यूनिट मोल होती है। अगर हम इसकी एब्रीविएशन की बात करें तो मीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है M, किलोग्राम की kg, सेकंड की S, केल्विन की कैपिटल K, एम्पियर की कैपिटल A, और कैंडेला की CD और मोल की MOL। लेकिन बेटा एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है, शायद आपने पॉइंट आउट की हो। बेटा फिज़िक्स में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये जो मैंने एम्पियर लिखा है, एम्पियर का जो पहला लेटर है वो मैंने कैपिटल लिख दिया है। और फिज़िक्स में बेटा ये रूल है कि अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है, तो अगर आप उसे फुल फॉर्म में लिखते हैं तो पहला लेटर शुड ऑलवेज बी स्मॉल। हाँ, अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो पहला लेटर इस तरीके से कैपिटल लिखेंगे, इसे शॉर्ट नहीं लिखेंगे। ऐसे ही केल्विन खुद एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका पहला लेटर स्मॉल के से होना चाहिए, जबकि उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कैपिटल के से होती है। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिज़िक्स के रूल्स हैं। एक आध फिज़िक्स के और छोटे छोटे रूल हैं तो जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे, आप देख लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं 10 किलो आलू लेके आया, 10 किलो गोभी लेके आया, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, बोले सर 10 कितने लाए, 10 kgs, 10 kgs। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी फिज़िक्स में प्लूरल फॉर्म नहीं होती। बोले सर, अरे सर 1 किलो था तो 1 को तो किलो लिखेंगे, लेकिन 10 लाए हैं तो सर 10 तो बहुत सारे हो गए, और बहुत सारे प्लूरल फॉर्म को S लगा देंगे। कई बार आप ऐसे लिख देते हैं। जी नहीं, फिज़िक्स में रूल है कि कभी भी किसी यूनिट की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है। बोले सर ये पेन है, पेन की लंबाई क्या है, बोले सर 8 सेंटीमीटर्स। जी
नो। क्या लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर। प्लूरल फॉर्म कभी नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बात करूं इस कमरे की हाइट कितनी है रूफ की, तो बोले सर इसकी कमरे की हाइट है 6 मीटर्स। क्या ये सही है? जी नहीं। क्यों सही नहीं है? मीटर्स बेटा कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगी, तो क्या लिखें? ये सही है, 6 मीटर लिख दें? जी नहीं, 6 मीटर भी गलत है। भैया क्या मीटर की शॉर्ट फॉर्म एमटी होती है? जी नहीं, एम होती है। तो आप कौन होते हैं उसमें मीटर को एमटी लिखने वाले? फिजिक्स में जो शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है आपको वही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, अपने मन से यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले कि ऊपर से नीचे पेन को गिरने में कितना समय लगा? बोले सर 10 सेकेंड्स। मेरे प्यारे बच्चे ये कौन सी शॉर्ट फॉर्म है सेकंड की? किसी किताब में ऐसी सी लिखा है? नहीं। फिर आप अपने मन से बचपन से क्यों बनाते आ रहे हैं सेकंड की शॉर्ट फॉर्म ऐसी सी? सेकंड की शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा एस। तो कभी भी शॉर्ट फॉर्म आप अपने मन से नहीं बनाएंगे, जो है वही लिखेंगे। तीसरी बात बोले कि भैया नमक लाए, 2 नमक की थैली लाए। बोले कितने किलो की लाए? 2 kg की थैली ले आए। ठीक है भैया, ये मास लिख दिया, क्या ये सही लिखा है? जी नो। यहाँ एक फिज़िक्स का और नया रूल सुन लो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कोई नहीं बताता, लेकिन रूल्स हैं फिज़िक्स के, आपको पता होने चाहिए। बच्चे ये भी आपने मास गलत लिख दिया। फिज़िक्स में रूल है कि कभी भी आप कोई क्वांटिटी की वैल्यू लिखते हो तो उसकी यूनिट के बाद डॉट नहीं लगना है, इसको आप लिखोगे kg। बोले सर हम ऐसे 9-10 क्लास में आंसर निकालते थे, s = ut + ½ at²। आंसर आ गया हमारा s = 2 मीटर। आंसर ख़त्म हो गया, हमने यहाँ पर डॉट लगा के फुल स्टॉप लगा के ख़त्म कर दिया। जी नो, अब आप नहीं लगाएंगे। बोले आंसर ख़त्म हो रहा था, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। फिज़िक्स में रूल है यूनिट के आगे डॉट नहीं लगेगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई हैं। ऐसी SI सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं। कौन कौन सी? अलग अलग करके मैं लिख रहा हूँ। एक है आपकी प्लेन एंगल और दूसरी है क्या? प्लेन एंगल और दूसरी है आपकी कौन सा? सॉलिड एंगल। बोले सर ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या चीज़ होती है? बच्चे 10th क्लास में आप लोगों ने सर्कल्स में पढ़ा होगा एंगल्स। सर्कल में एंगल्स होते हैं, उसी एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल क्यों कहते हैं? जैसे आप एक सर्कल बनाते हो इस तरीके से, ये इसका रेडियस बनाते हो, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट A से B तक ये जो आप बनाते हो इसे हम बोलते हैं सर्कल की आर्क। ठीक है, और ये जो आर्क है ये सेंटर पे जितना एंगल प्रोवाइड करती है इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं? इसी को तो एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी को एंगल बोलते हैं क्योंकि ये जो एंगल है ये एक प्लेन फिगर के लिए निकाला गया है। ये आप देखें जो सर्कल आपने बनाया है ये एक प्लेन सरफेस पे बनाया है, प्लेन फिगर के ऊपर आपने एंगल बनाया है, इसलिए से हम प्लेन एंगल कहते हैं। जो कभी कभी जनरली सिर्फ प्लेन एंगल की जगह एंगल भी टर्म यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल ये जो प्लेन एंगल होता है बेटा, इस प्लेन एंगल का अपना एक फॉर्मूला होता है। और क्या फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल का? या प्लेन एंगल को मैं अगर यहाँ पे सिर्फ एंगल लिख दूँ तो एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्या? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, और ये जो आर्क है ये ले लें और ये रेडियस ले लें, इन दोनों को डिवाइड कर दें। आर्क को हम जनरली S से डिनोट करते हैं, रेडियस को R से। तो ये एंगल का फॉर्मूला हो गया, जिसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट। बच्चे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि बेटा इसकी जनरल जो यूनिट होती है, इसकी जो कॉमन यूनिट होती है बेटा, क्या? कॉमन यूनिट इज़ डिग्री। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, है ना, जिसे हम इस तरीके से ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन इसकी जो SI यूनिट होती है, जो इंटरनेशनली फॉलो करी गई है, SI यूनिट इज़ क्या? रेडियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में या तो RAD करके लिखा जाता है, या जैसे इसका सिंबल ये है तो इसका सिंबल होता है ये। क्या C नहीं लिखा है? ये पूरा गोला बनाया और ये
आधा गोला। जैसे अगर आपको 50 रेडियन लिखना है, 20 रेडियन लिखना है, तो या तो ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे। लेकिन सर ये रेडियन क्या होता है? सर रेडियन भी इसकी यूनिट है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन होता होगा। जैसे सर मीटर भी यूनिट होती है, किलोमीटर भी होती है, तो उसमें रिलेशन होता है इतने किलोमीटर इज इक्वल टू इतने मीटर। तो हाँ, रेडियन और डिग्री में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो पढ़ लीजिए। अब आगे जब भी फॉर्मूले में आप एंगल की वैल्यू डालेंगे तो हमेशा किस में डालेंगे? रेडियन में डालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। चलिए जल्दी से रिलेशन देख लेते हैं। तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। दोनों की दोनों ही किस चीज़ की यूनिट्स हैं? जी हाँ, एंगल की यूनिट्स हैं। एंगल आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ रखा है। एक बार फिर से बना रहा हूँ इस तरीके से। ये आर्क है, ये रेडियस है, ये जो पार्ट होता है इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एंगल। क्या आपको पता है पूरे एंगल की अगर हम बात करें तो पूरा एंगल कितना होता है? जी हाँ, 360 डिग्री होता है ये पूरा एंगल। और अगर आधे एंगल की बात करें ये इस तरीके से, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बेटा डिग्रीज में तो ये जो एंगल होता है 180 होता है और ये पूरा वाला 360 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, सर्किल है ये पूरा एंगल की, ये 360 डिग्री में तो 360 होता है, बट रेडियन की अगर हम बात करें तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। तो बेटा 180 डिग्री, अगर हम इसका सिर्फ आधा लें तो 180 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा? पाई रेडियन। रेडियन लिखना है तो या तो ऊपर इस तरीके से ऐसे सी लगा दीजिए, सी नहीं है ये आधा गोला है, ऐसे लगा दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए पाई रेडियन शॉर्ट फॉर्म में। बात यह आई, पहले तो आपको ये याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि सर 180 डिग्री में पाई रेडियन कहाँ से हो गए, कैसे मान लिया? क्या अपने आप मान लिया? कैसे हो गया? नहीं, ये कैलकुलेशन से आया है। पाई की यहाँ पे वैल्यू होगी 3.14। 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.14 डिग्री। लेकिन ये कहाँ से आई वो आप समझिए। उससे पहले आपको समझना होगा कि 1 रेडियन खुद क्या चीज़ होती है। कितने एंगल को 1 रेडियन कहा गया है, कितने एंगल को 1 डिग्री कहा गया है। बच्चे आपको मालूम है, जैसे अगर एक इस तरीके से सर्किल है, ये सर्किल पूरा सर्किल है, इस सर्किल को ऐसे इस तरीके से 360 पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 360 पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, तो ये जो एक एंगल निकलेगा 360 पार्ट्स में तोड़ने के बाद, इसी को हम कहते हैं 1 डिग्री। ये आपको मालूम है, टोटल 360, एक पार्ट 1 डिग्री। बात आई 1 रेडियन कितना होता है, तो 1 रेडियन कैसे कहा गया है? जैसे एक सर्किल लीजिए आप, सर्किल पे एक आर्क बनाइए, जैसे इसका रेडियस r है तो आर्क भी कितनी बना दीजिए, कितने की आर्क बना दीजिए? आर्क ले लीजिए, जितना रेडियस है उतने की ही आर्क बना दें हम, यहाँ से इस उतनी ही लंबी आर्क बना दें। तो ये जो आर्क है ये सेंटर पे जितना एंगल देती है उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। तो ये आर्क हो गई r की, ये रेडियस हो गया 1, तो ये एंगल आ गया 1 रेडियन। कैसे? सिंपल है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, आर्क भी r ले लें, रेडियस भी r ले लें, दोनों सेम ले लें, तभी तो कट के 1 आएगा। तो 1 रेडियन वो एंगल होता है जो कि r रेडियस की आर्क सेंटर पे जो एंगल प्रोवाइड करती है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। तो बेटा r का ये हो गया तो ये 1 रेडियन। ऐसे ही r और ले लें तो ये सेंटर पे कितना एंगल हो गया? 1 रेडियन। ऐसे ही r और ले लें तो सेंटर पे कितना एंगल हो गया? 1 रेडियन। ठीक है ना, ये इस तरीके से 1 रेडियन करके ये आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेडियस कितना है, रेडियस और एंगल कितना है। तो बेटा रेडियस हमने लिया अगर r का, तो एंगल कितना आया? 1 रेडियन। ऐसे ही अगर 2r का ले लें, r और r, तो टोटल कितना एंगल हो गया? 2 रेडियन। ऐसे ही अगर 3r ले लें तो कितना रेडियन हो गया? 3 रेडियन। 3r ले लिए तो 3 रेडियन का। लेकिन हमने अगर ये देखना है कि भैया ये पूरा एंगल कितना होगा,
तो आप पूरा एंगल कैसे निकालेंगे? डिग्री में तो 360 डिग्री माना जाता है, लेकिन रेडियन में पूरा एंगल कितना होगा वो देखना है। तो आप देखिए R से एक एक रेडियन का एंगल बन रहा है। तो आप ये देखिए अगर R से 1 रेडियन का एंगल बन रहा है तो पूरी इसकी लेंथ है कितनी, पूरी लेंथ है कितनी। यहाँ हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि भाई अगर R से 1 रेडियन का एंगल बन रहा है तो 1 यूनिट लेंथ से कितना रेडियन बनेगा? R से 1 रेडियन का बन रहा है तो 1 यूनिट लेंथ से बनेगा 1/r रेडियन का एंगल। लेकिन पूरी जो लेंथ होती है यहाँ पे रेडियस, तो अगर हमें इस तरीके से पूरा एंगल निकालना है कि ये पूरा एंगल कितना होगा, जैसे डिग्री में तो 360 डिग्री होता है, अभी रेडियन में ये कितना एंगल होगा, तो सिंपल हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने ये लेंथ ली थी, लेंथ कितनी थी? R की लेंथ थी, तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रही थी? एंगल सबटेंड कर रही थी 1 रेडियन का। ठीक है, तो अगर हम बात करें R वाली जो लेंथ है वो 1 रेडियन कर रही है, तो बेटा टोटल लेंथ तो कितनी होती है सर्किल की? टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, जो कितनी होती है? 2πr। तो R लेंथ थी वो 1 रेडियन सबटेंड कर रही थी, तो R के बजाय आपने यहाँ पे 2πr कर दिया, 2π टाइम्स कर दिया, इधर 2π टाइम्स कर दिया, तो इधर भी 2π टाइम्स कर दीजिए। 2π × 1 कितना हो गया? 2π रेडियन। इसका मतलब कि ये जो पूरा सर्किल है इस तरीके से, ये कितना एंगल होता है रेडियन में? 2π रेडियन। जबकि डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से ये रिलेशन आया है। एग्जाम में ये रिलेशन तो डिराइव करने को नहीं पूछा जाएगा, ना ही किसी बुक्स में ये दे रखा है, लेकिन बहुत बेसिक सी बात है जो आपको आनी चाहिए। फिलहाल जल्दी से अपना अगला टर्म देख लें। अगला टर्म क्या था बच्चे? पहली थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल, और दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है आपकी? सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या चीज़ होती है प्यारे? जैसे प्लेन एंगल में तो हम सर्किल लेते हैं, सॉलिड एंगल में हम लेते हैं कोई 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि एक स्फीयर। एक आपने बॉल ले ली, इस तरीके से बॉल ले लीजिए। मैं यहाँ पे बॉल बना रहा हूँ, बोर्ड पे तो ये बॉल दिखने में सर्किल लग रही है, लेकिन आप इमेजिन करिए ये बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी 3 डायमेंशनल है। जैसे एक बिल्कुल स्फीयर की फॉर्म का एक सेब ले लीजिए, ठीक है, सेब ले लिया आपने। अभी सेब में आपने एक, ये सेब था गोल, आपने एक गोल सर्किल बनाया। मैं यहाँ पे गोल सर्किल बना रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए सामने से आपको आधा दिख रहा है, आधा पीछे भी बनाया होगा। ये गोल सर्किल मैंने बना दिया। अभी क्या है, वो सर्किल को, जो गोल सर्किल बनाया था उसको कुरेद के, चाकू से कुरेद के आप उसके अगर सेंटर तक जाएं, कुरेद के गड्ढा बनाते हुए, चारों तरफ से उस सर्किल के अंदर से गड्ढा बनाते हुए अगर सेंटर की तरफ जाएं, तो आप सोचिए वो जो गड्ढा बनेगा, जब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो किस शेप का बनेगा? जी हाँ, एक कोन शेप का बनेगा। अगर सेंटर तक खोदते हुए जाएं इस तरीके से, तो एक कोन शेप का गड्ढा बन जाएगा। यहाँ से खाली होगी जगह, यहाँ से भरी हुई होगी, यहाँ से खाली कोन शेप में होगी। तो ये जो गोल एंगल बन रहा है बेटा, इसी गोल एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसका अपना एक फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का। क्या? जैसे प्लेन एंगल का फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये रेडियस, और बेटा ये जो हमने यहाँ सर्किल बनाया था, इसका जो भी एरिया होगा वो ऊपर लीजिए और रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसकी एसआई यूनिट होती है क्या? स्टीरेडियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या? SR। ठीक है प्यारे बच्चे, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा एब्रीविएशंस इन पावर ऑफ 10।
ये क्या चीज़ होती है प्यारे? जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर मान लें इस तरीके से मैंने लिखा है 5 × 10⁻³ ग्राम, तो बेटा इसको हम 5000 ग्राम लिखते हैं, और 5000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, क्या 5 किलो लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? ऐसे ही अगर कहीं पे 5000 मीटर लिखा हुआ है, 5000 मीटर, तो इसे 5 किलोमीटर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? आप देखिए जहाँ पे भी 3 जीरो होते हैं वहाँ पे आप के लगा देते हो, 3 जीरो होते हैं, 10⁻³ होता है कहीं पे भी, तो आप उसे के लगा देते हो, नहीं लगा देते हो? ऐसे ही कहीं पे अगर इस तरीके से लिखा है 2 × 10⁻6 वॉट, तो ऐसे ही बेटा 10⁻6 वॉट को आप क्या लिख देते हो, ऐसे 10⁻6 की जगह ऐसे मेगावाट लिख देते हो, नहीं लिख देते हो? तो बेटा क्या करा गया है, फिजिक्स में 10 की कुछ पावर्स होती हैं, उनकी कुछ एब्रीविएशन बनाई गई हैं। जैसे 10⁻6 की एब्रीविएशन बना दी मेगा, एम, ऐसे ही 10⁻3 की बना दी किलो, 10⁻3 की बना दी किलो। तो यहाँ तो मैंने 2-3 बनाई हैं, ऐसे ही टोटल 10-15 एब्रीविएशंस बनाई गई हैं। वो कौन कौन सी क्वांटिटी की क्या क्या एब्रीविएशंस बनाई गई हैं वो हम इस पार्ट में आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे, सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव पावर्स की एब्रीविएशन, जैसे कि हम बात करें अगर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, इन तीनों की बनाई गई हैं। उसके बाद 10⁻6, 3 के मल्टीपल्स में बनाई गई हैं, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। बच्चे, ये जो 10⁻1 है इसकी क्या एब्रीविएशन होती है, क्या? डेका। याद है आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा था डेकामीटर वगैरह? तो डेका का मतलब 10⁻1 होता है, 10⁻2 का हेक्टो, 10⁻3 का किलो, 6 का मेगा, 9 का गीगा, 12 का टेरा, 15 का पीटा और 18 का एक्सा। इनकी अपनी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जैसे इसकी डी, ठीक है? इनकी अपनी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जैसे इसकी डेका की डी ए, हेक्टो की एच, किलो की कैपिटल के, मेगा की कैपिटल एम, जी, टी, पी और ई। तो बेटा जैसे आपने ये 10⁻+1+2 इसकी एब्रीविएशन देखें क्या होती है, ऐसी 10⁻- की भी बनाई गई हैं। जैसे क्या, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, -6, -9, -12, -15 और -18। 10⁻-1 को क्या कहते हैं, डेसी। 10⁻-2 को सेंटी, 10⁻-3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 नैनो, -12 को पीको, -15 को फेम्टो और -18 को एटो। ठीक है, इनकी अपनी शॉर्ट फॉर्म है। सबकी पहला लेटर है सब स्मॉल में, डी सी एम। माइक्रो का बेटा अपना एक सिंबल है, इसे एम से नहीं कर सकते क्योंकि एम से ऑलरेडी कर दिया है, तो इसका सिंबल बनाया गया म्यू। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करी थी 10th क्लास में, वही म्यू यहाँ पे लिखा है। नैनो का एन, पीको का पी, फेम्टो का एफ, एटो का ए, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। जैसे बेटा कहीं पे अगर आपका आ गया 1 माइक्रोमीटर, तो आप समझ जाना, अच्छा माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻6, और मीटर वैसे ही रह जाएगा। जैसे कहीं पे नैनोमीटर लिख के आ गया, तो अभी आप समझ गए नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। अगर कहीं पे आपके पास लिख के आ गया 1 GW का मतलब हो गया गीगावाट का मतलब समझ गए। गीगा का मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गीगा का मतलब 10⁹, तो लिख दिया 10⁹ वॉट। इस तरीके से ये आपको सारे सिंबल्स याद होने चाहिए। याद करना बहुत आसान है। डेका, हेक्टो और किलो तो आप पहले ही पढ़ चुके थे, मेगा भी आप लोगों ने पहले पढ़ा था 10th क्लास में, मेगावाट वगैरह। गीगावाट याद कर लीजिए, गीगा 10⁹ है ना। ऐसे ही टेरा बेटा, टेरा मतलब टी का पहला सिंबल क्या है, टी, 12 का टी, टेरा का टी, ऐसे याद कर लिए। 10⁻12 का था टी से टेरा। ऐसे ही ये 15, ये क्या लिखा है 15 नहीं हिंदी, 15 का पी से पीटा। ऐसे ही 18 का ई से
एक्सा, ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे ही ये डेसी सेंटी मिली तो आपको याद ही थी, माइक्रो बिल्कुल इसमें से अलग है, आप याद कर लीजिए। ये याद करना बहुत आसान है। आप देखिए नैनो, नैनो, नो, नौ, नौ तो 10⁻⁻⁹। ऐसे ही पीको, पी पारा 12, 12 पारा बा, अच्छा पी से 12। ऐसे ही कुछ ऐसे ही बिल्कुल अलग तरीके से बना लीजिए कि आपको याद रह जाए, है ना। ऐसे ही फेमटो का F से 15 तो 15 का -15, 15 का F और 15। ऐसे ही क्या लिखा है, बिल्कुल वियर्ड सी बना लीजिए। चीज़ें जब वियर्ड हो जाती हैं तो ज़्यादा जल्दी याद रह जाती हैं, ज़्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे ये देखिए एटो, 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 एटो 18, 18, एटो 18, तो एटो से 18 और 18 क्या बना -18। तो ये आपको इस तरीके से बच्चे याद करनी होंगी, चाहे अपने मन से कुछ भी बना लीजिए। तो बेटा आज के लिए इस लेक्चर में इतना है, थोड़ा सा इसमें पार्ट और बचा है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, जितने भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले आप में से कितने लोगों ने देखा है और आपका भी नाम यहाँ पे इस लेक्चर में हमेशा के लिए ताज़िंदगी दर्ज हो जाए। फिलहाल बेटा थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11th। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड मेहनत करते रहिए।